बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी पेशे खिदमत है। चालाक बूढ़ा। फारूक सौदागर को घर से गए हुए पूरे 6 माह हो गए थे। वो रेशमी कपड़े की तिजारत करता था और 6 माह पेशतर 40 ऊँटों पर आला किस्म के रेशमी कपड़ों के थान लेकर मोती नगर उन्हें फरोख्त करने की गर्ज से ले गया था। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद ना ही उसका कोई खत वगैरह आया था और ना ही किसी दूसरे जरिए से उसकी खैर खैरियत मालूम हुई थी। फारूक सौदागर के साथ उसका दामाद नसीम भी गया था। वो इसकी बेटी सायरा का शौहर था और अक्सर तिजारत का माल लेकर उसके साथ ही जाता था। वो उसकी बीवी शाहिदा का भांजा भी था और उसकी परवरिश उन्हीं के घर में हुई थी। दरअसल उसके माँ बाप बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। उन्होंने अपने पीछे नसीम और छोटे भाई रहीम को छोड़ा था। माँ बाप के मरने के बाद वो दोनों बिल्कुल बेयारो मददगार हो गए थे। इसलिए शाहिदा जो इनकी खाला थी वो इन दोनों को अपने घर ले आई। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सायरा था और वो बहुत छोटी थी। इन तीनों की परवरिश साथ साथ होने लगी। वो तीनों बड़े हो गए और वक्त ने फारूक सौदागर को बूढ़ा कर दिया। बुढ़ापे की वजह से वो ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं कर सकता था। हालांकि नौजवानी के दौर से ही वो तिजारत करता चला आया था और अब काफ़ी तजर्बाकार हो गया था, मगर इस बुढ़ापे की वजह से वो सिर्फ अपने ही शहर तक महदूद होकर रह गया था। उसने शहर में कपड़ों की एक दुकान खोल ली थी, मगर इस दुकान से ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी। नसीम जो कि अब 24 साल का हो गया था, ये माजरा देखकर आगे बढ़ा और अपनी मदद की पेशकश की। फारूक को उसका सहारा गनीमत मालूम हुआ। उसकी दुकान तो ज़्यादा चली नहीं थी, इसलिए उसने ये दुकान बंद की और नसीम को साथ लेकर दोबारा तिजारत शुरू कर दी। वो इसको साथ लेकर तिजारत का माल फरोख्त करने के लिए शहर शहर जाने लगा। नसीम की वजह से अब उसे ज़्यादा मेहनत व मुशक्क़त करना नहीं पड़ती थी। वो बैठकर इसे सिर्फ मशवरे देता था और सारे काम नसीम ही सरंजाम देता था। इस तरह फारूक का कारोबार एक मर्तबा फिर चमक उठा और दौलत ने दोबारा अपना रुख उसके घर की तरफ कर लिया। फारूक नसीम की मेहनत और नेक दिली का कायल हो गया था। उसका कहना था कि दुनिया के बहुत कम भांजे और वो भी बीवी के इतने ईमानदार और मेहनती होते हैं। उसकी सलाहियतों के एतराफ़ में उसने अपनी बेटी सायरा की शादी भी नसीम से कर दी थी। कहने को तो रहीम भी पूरे 20 बरस का हो गया था, मगर उसने अभी तक तिजारत में अपने भाई या खालू का हाथ बटाने की कोशिश नहीं की थी। उसे घूमना फिरना पसंद था और इसी शौक की बिना पर वो कारोबारी बखेड़ों में नहीं पड़ता था। नसीम उससे कहता था कि अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ काम वाम करो, आखिर कब तक खाला खालू पर बोझ बने रहोगे। इस पर रहीम हंसकर जवाब देता, नसीम भाई, ये आपसे किसने कह दिया कि मैं खाला खालू पर बोझ बना हुआ हूँ। खालू के कारोबार में आप भी तो शरीक हैं। बस ये समझ लीजिए कि आपकी कमाई में मेरा भी हिस्सा निकल आता है। आपने बड़े बूढ़ों की ये बात तो सुन ही रखी होगी कि बड़ा भाई बाप की जगह होता है। बस जिसका बाप कमा रहा हो उसे काम करने की क्या ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर नसीम मुस्कुरा कर खामोश हो जाता था। उसे रहीम से बहुत मोहब्बत थी, मगर वो इसे ज़माने की ऊंच नीच से वाकिफ़ ज़रूर करता रहता था। फारूक और नसीम की इस तवील गैर हाज़िरी ने जहाँ शाहिदा और सायरा को फिक्रमंद कर दिया था, वहाँ रहीम भी तशवीश में मुब्तला हो गया था। उसके दिल में तरह तरह के अंदेशे जन्म ले रहे थे। इस वक्त भी वो अपने कमरे में बैठा इन्हीं दोनों के मुताल्लिक सोच रहा था कि उसकी भाभी सायरा वहाँ पर आ गई। उसके चेहरे पर उदासी का राज था। वो बहुत चुप चुप दिखाई देती थी। रहीम उसकी तरफ देखने लगा और फिर धीरे से बोला, सायरा भाभी, मैंने फैसला किया है कि मैं मोती नगर जाकर खालू जान और नसीम भाई का पता लगाऊं। मेरा ख्याल है कि वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए होंगे और यही वजह है कि वो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। मेरा दिल भी यही कहता है। सायरा जल्दी से बोली, तुम अभी रवाना हो जाओ और अगर वो वाकई किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं तो जाकर उनकी मदद करो। उनकी वजह से अम्मी बीमार पड़ गई हैं और आपका भी बीमार पड़ने का इरादा है। रहीम ने उसका सता हुआ चेहरा देखकर कहा, मैं अब रवानगी की तैयारी शुरू करता हूँ। आप जल्दी से मेरे खाने पीने की अशिया का इंतज़ाम कर दें, क्योंकि मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अगर मैं भूखा हूँ और घोड़ा घास खा रहा हो तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगता है। सायरा
फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खाने की काफ़ी चीज़ें कर दूंगी, मगर देखो रहीम भैया, तुम जैसे ही अपने भाई और अब्बा को ढूंढ लो, यहाँ पर जल्द से जल्द आने की कोशिश करना। रहीम ने सर हिला दिया। फिर सायरा तो चली गई और वो सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। मोती नगर चूंकि 25-30 कोस के फासले पर था, इसलिए रहीम सूरज ढलने से पहले ही वहां पहुंच सकता था। इसे सफ़र करते हुए दोपहर हो गई थी। गर्मियां शुरू हो चुकी थी, इसलिए सूरज की तमाज़त जिस्म की खाल को झुलसाए दे रही थी। घोड़ा मुसलसल दौड़ रहा था और उसके जिस्म से बुरी तरह पसीना बह रहा था। रहीम ये चाहता था कि कहीं ठहर कर थोड़ा आराम कर ले। इसके लिए वो किसी सायादार जगह की तलाश में था, ताकि ठंडी ठंडी छाँव में बैठकर मज़े से खाना खाए और थोड़ी देर आराम कर ले। थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद उसे पहाड़ों की एक तवील कितार नजर आई। उसके दामन में दरख्तों के घने झुंड थे और हद्दे नज़र तक बेतरतीबी से उगी हुई लंबी लंबी घास थी। रहीम उस जगह को देखकर बेहद खुश हुआ। उससे ज़्यादा उसका घोड़ा खुश नजर आने लगा था, क्योंकि उसकी चाल में अजीब सी शोखी आ गई थी। पहाड़ के दामन में पहुंचकर रहीम घोड़े से उतर गया। एक मुनासिब सी जगह देखकर उसने वहां पड़ाव डाल दिया। घोड़े की रास उसने एक दरख्त से बांध दी। घोड़ा वहां लगी नर्म नर्म घास चरने में मगन हो गया। रहीम ने अपने थैले में से कपड़े का दस्तरखान निकालकर जमीन पर बिछाया और सायरा ने जो खाना बनाकर उसे दिया था उसे निकालने लगा। उसकी भाभी ने मज़े मज़े की चीज़ें बनाई थीं। इनमें कबाब, गोश्त के तले हुए पारचे, मैदे के कई परतों वाले पराठे और ज़ाफ़रानी खीर थी। रहीम ने खूब सैर होकर खाना खाया। खाने के बाद उसने एक करीबी चश्मे से खुद भी पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिलाया। इसके बाद वो आसपास के इलाके का जायजा लेने लगा। फिर एक चीज़ देखकर वो चौंक पड़ा। दरख्तों के झुंड में घिरा वो लकड़ी का मकान उसकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था, जिसका दरवाज़ा बंद था और खिड़की खुली हुई थी। सबसे पहले तो इसके जहन में ये ख्याल आया कि डाकुओं का अड्डा है। डाकुओं के मुताल्लिक सोचते ही उसका हाथ बेख्तियार अपनी तलवार के दस्ते पर चला गया। उसने इस लकड़ी के मकान की तरफ जाने का फैसला कर लिया। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक वहां से भाग चुका होता, मगर रहीम एक दलेर नौजवान था। उसे जराइम पेशा अफराद ज़रा अच्छे नहीं लगते थे और यही वजह थी कि वो इस किस्म के लोगों से उलझने में ज़रा भी खौफ महसूस नहीं करता था। रहीम तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ इस पुरअसरार मकान की तरफ चल पड़ा। लकड़ी के मकान पर पहुंचकर उसने पहले ये ज़रूरी समझा कि खिड़की में से अंदर झांककर हालात से अच्छी तरह आगाह हो जाए, मगर अभी उसने सर ऊंचा करके अंदर देखने की कोशिश की ही थी कि उसके पीछे से किसी ने कड़कती हुई आवाज़ में कहा, ए, कौन हो तुम? रहीम ने घबरा कर गर्दन घुमाई और फिर अगले ही लम्हे वो हैरत से दम बखुद रह गया। उसे मुखातिब करने वाली एक लड़की थी। उसका रंग गोरा था और सुनहरी बाल उसके शानों पर बिखरे हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें रहीम को हैरत से तक रही थीं। रहीम ने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वो उसे देखकर दम बखुद रह गया था। उसकी नज़रें उसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। लड़की ने जो उसे अपनी तरफ यूं देखता हुआ पाया तो नागवारी से बोली, यूं आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें मेरे सर पर सींग नजर आ रहे हैं? रहीम संभल गया और भराई हुई आवाज़ में बोला, लड़की, मुझे ये जानकर बहुत सदमा हुआ है कि तुम भी डाकुओं की साथी हो। लड़की ने भुन्ना कर कहा, मैं तो तुम्हें डाकुओं की साथी नजर आ रही हूँ और तुम जो चोरों की तरह मेरे घर में झांक रहे थे वो कुछ नहीं। अगर मैं ना आ जाती तो तुमने हमारा सामान पार करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। मगर तुम मुझे पहले इस बात का जवाब दो कि तुमने मुझे डाकुओं का साथी क्यों कहा था? मेरा ख्याल था कि इस लकड़ी के मकान में डाकुओं का बसेरा है। अगर मुझे गलतफहमी हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पर अजनबी हूँ। रहीम ने कहा। लड़की मुस्कुराने लगी, बोली, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना है। तुम भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने भी तुम्हें चोर कहा था। तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं ऐसी बातों का बुरा नहीं मनाया करता। मगर ये तो बताओ अच्छी लड़की, तुम हो कौन और इस वीराने में क्यों रह रही हो? ये बात सही है कि शहरों में आजकल मकानात बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मगर ऐसा भी क्या कि इंसान पहाड़ों और जंगलों में बसेरा करने लगे? रहीम ने कुछ हैरत से कहा, मैंने आज तक शहर नहीं देखा। कैसा होता है शहर और वहाँ मकानात मुश्किल से क्यों मिलते हैं? लड़की ने
बड़े इश्तियाक से पूछा। रहीम हैरत से लड़की के चेहरे को देखने लगा, फिर धीरे से बोला, लड़की, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? मुझे मजाक ही करना नहीं आता। लड़की ने बड़ी सादगी से जवाब दिया और फिर चौंक कर बोली, अरे मुझे तुम्हें अंदर बिठाना चाहिए था, तुम गालिबन बड़ी दूर से आ रहे हो। चेहरे से थकन का भी इजहार हो रहा है। ठहरो, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। ये कहकर लड़की ने लकड़ी के मकान का दरवाज़ा खोल दिया। रहीम जब अंदर दाखिल हुआ तो उसे वहाँ पर घरेलू सामान की बहुत थोड़ी चीज़ें नजर आईं। वो कमरे में प्याल के बिस्तर पर बैठ गया। लड़की ने कहा, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं तुम्हें मीठे पानी के दरिया की मछली खिलाऊंगी। रहीम ने कहा, यहाँ आने से पहले मैं खाना खा चुका हूँ, अब कुछ भी नहीं खाऊंगा। तुम आराम से बैठो और मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और इस जंगल बयाबा में क्यों रह रही हो? मेरा नाम नुमाना है, लड़की ने कहना शुरू किया। मैं नहीं जानती कि मेरे माँ बाप कौन है, क्योंकि मुझे एक बूढ़े आदमी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं उसे ही अपना बाप समझती हूँ। उसने मुझे बताया था कि मैं इसे जंगल में झाड़ियों में मिली थी और इस वक्त साल भर की थी। मगर नुमाना, तुम्हारे इस मुंह बोले बाप को इस वीराने में रहने की क्या जरूरत है? वो शहर में या किसी गांव में क्यों नहीं जा बसता? रहीम ने ताज्जुब से पूछा। ये एक राज है और मैं इसे जाहिर नहीं करना चाहती, नुमाना ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। रहीम उसे तेज नजरों से घूरने लगा, फिर खुश्क लहजे में बोला, और मैं तुम्हारे बगैर बताए ही जान गया हूँ कि वो इस सुनसान जगह पर क्यों रहना पसंद करता है। यकीनन वो कोई मुजरिम है और लोगों की नज़रों से छुपना चाहता है। नुमाना का मुंह हैरत से खुल गया। अटकते हुए बोली, तत तुम्हें कैसे पता चला? मेरी खोपड़ी में भूसा नहीं भरा हुआ है। अच्छा तुम सच सच बताओ, क्या मेरी बात दुरुस्त नहीं है? रहीम ने अपने लहजे में जोर पैदा करते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो, नुमाना धीरे से बोली। आज से 15-16 साल पहले उसने एक आदमी को हलाक कर डाला था। उस आदमी के भाई उससे बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ गए और मजबूरन उसे वहां से भागकर यहाँ पनाह लेना पड़ी। मकतूल के भाई अभी तक उसकी तलाश में हैं और यही वजह है कि वो यहाँ से कहीं और मुंतकिल होने का सोच ही नहीं सकता। वैसे वो बहुत रहमदिल और शरीफ आदमी है। रहमदिल और शरीफ आदमी कत्ल नहीं करते। रहीम ने तल्खी से कहा। तुमने उसका क्या नाम बताया था? अभी तक मैंने उसका नाम नहीं बताया है। मैं उसे बाबा कहती हूँ। वैसे उसका नाम बादल है, नुमाना ने बताया। रहीम कुछ सोचने लगा, फिर कुछ देर बाद बोला, मेरा नाम रहीम है और मैं अपने खालू और बड़े भाई की तलाश में निकला हूँ। वो दोनों 6 माह हुए कुछ कपड़ा लेकर उसे फरोख्त करने मोती नगर गए थे और अब तक वापस नहीं लौटे हैं। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं अपने खालू और नसीम भाई को लेकर सीधा घर ही जाऊंगा। इस वीराने में रहते रहते तो मैं भी तंग आ गई हूँ। मैं तुम्हारे साथ चली तो जाऊं, मगर बाबा शायद इस बात को पसंद ना करे। नुमाना ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। तुम्हारा ये बाबा है कहाँ? रहीम ने चौंक कर पूछा। हमारे पास भेड़ बकरियों का रेवड़ है। बाबा की ख्वाहिश थी कि इनमें से आधी भेड़ें बेच दी जाए। उनके इवज़ मिलने वाली रकम से एक अच्छा सा मकान तामीर किया जाए। लकड़ी का ये मकान बारिश में टपकने लगता है। वो इसी मकसद के लिए भेस बदल कर शहर गया है। वहाँ पर किसी आदमी से भेड़ों का सौदा हो गया तो बड़ी अच्छी बात होगी, और अगर उसे किसी ने देख लिया, मेरा मतलब है उस आदमी के भाइयों ने जिसे उसने कत्ल किया था, तो फिर क्या होगा? रहीम ने पूछा। इसके बहुत कम इम्कानात हैं। 15-16 साल का अरसा बहुत होता है। उस आदमी के भाई अगर बाबा की तलाश में भी होंगे तो उनकी तलाश में पहले जैसी शिद्दत और तेजी ना होगी। हो सकता है उन्होंने बाबा को फरामोशी कर दिया हो। मगर हर मुजरिम बुज़दिल होता है। वो हर वक्त अपने किए हुए जुर्म के इंजाम से खौफजदा रहता है। बाबा भी वहम में मुब्तला है, और तुम तो जानते ही हो कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। नुमाना एक गहरी सांस लेकर बोली। मैं तो ये भी नहीं जानता कि लुकमान कौन था, इसलिए ये बात जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके पास वहम का इलाज था भी या नहीं। रहीम ने बड़ी संजीदगी से कहा। नुमाना हंसने लगी। रहीम ने फिर कहा, नुमाना, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी महसूस हो रही है। तुम इस घटिया सी जगह पर कितनी बेजार और बदमज़ा जिंदगी गुजार रही हो। तुम्हारी जैसी लड़की के लिए तो एक बहुत बड़ा महल होना चाहिए था। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो।
मेरी खाला और भाभी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। नुमाना के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोचने लगी। रहीम को वहां बैठे हुए काफी देर हो गई थी। उसने सोचा कि अब उसे सफर पर रवाना होना चाहिए, वरना मोतीनगर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, और रात होने का ये मतलब था कि उसे सोने के लिए खुरदरी जमीन ही नसीब होती, क्योंकि सूरज के गरूब होते ही मोतीनगर का दाखिली दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। ये सोचकर वो उठा और नुमाना से बोला, अच्छा नुमाना, अब मैं चलता हूँ। जिंदगी रही तो बहुत जल्द तुमसे दोबारा मिलने के लिए आऊँगा। मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊँगा। शहर का नाम सुनकर नुमाना के चेहरे पर चमक आ गई। रहीम से बोली, बाबा से मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि उसका एक दोस्त जो पता नहीं कौन से शहर में रहता है, अगर मिल गया तो वो मुझे उसके पास भेज देगा। बाबा को हरदम यही धड़का लगा रहता है कि अगर वो इस दुनिया में ना रहा तो फिर मेरा क्या बनेगा। मैं इस वीरान जगह पर अकेली किस तरह रहूंगी। खैर, मैं इस बारे में तुम्हारे बाबा से बात करूंगा। अब मुझे इजाज़त दो। ये कहकर रहीम मुड़ा ही था कि अचानक दरवाज़ा खुला। दरवाजे में उसने एक बूढ़े को देखा जिसके हाथ में खंजर दबा हुआ था। इस बूढ़े की निगाहें रहीम पर जमी हुई थीं। नुमाना की नज़रें भी बूढ़े पर पड़ गई थी। वो चीख कर बोली, बाबा, ये हमारा दुश्मन नहीं है। नुमाना की बात सुनकर बादल के चेहरे पर इत्मीनान के आसार पैदा हो गए। उसने अपना खंजर वापस पेटी में रखते हुए कहा, मैंने तुम दोनों की आवाज़ें सुनी थी और ये समझा था कि आज मेरे दुश्मन ज़रूर मेरे घर तक पहुंच गए हैं। मगर बेटी, ये नौजवान कौन है? शक्लो सूरत से तो कोई शहजादा मालूम देता है। नुमाना ने बादल को रहीम के मुतालिक बताया। फिर बोली, बाबा, क्या भेड़ों का कोई गाहक नहीं मिला? नहीं बेटी, ये बात नहीं है। मैंने शहर मोतीनगर में एक शख्स को ढूंढ लिया है। वो शाही महल में बागबान के फ़राइज़ इंजाम देता है। उसे 10 भेड़ों की ज़रूरत है और वो इन्हें खरीदने के लिए मेरे साथ ही आया है। बादल ने कहा। नुमाना ने बाहर झांका और हैरत से बोली, यहाँ तो नहीं है वो। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि उसे अपना ठिकाना भी बता देता। एहतियात अच्छी चीज़ होती है। मैं उसे यहाँ से कुछ दूर छोड़कर आ गया हूँ। तुम अब जल्दी से भेड़ें खोल दो ताकि उनका सौदा हो जाए। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये शख्स कैसा है जो कि सिर्फ भेड़ें खरीदने के लिए इतनी दूर चला आया है। रहीम ने हैरानगी से कहा। बादल हंस कर बोला, वो शख्स बहुत ही लालची मालूम देता है। मैं जानवरों की मंडी में किसी ऐसे शख्स की तलाश में था कि जो मेरी भेड़ें खरीद कर मंडी में बेच दे। वहाँ ये शख्स मुझे मिल गया। वो एक आदमी से हिज्जतबाजी कर रहा था और ये हिज्जतबाजी भेड़ों की कीमत के सिलसिले में हो रही थी। मैंने जब उससे कहा कि मैं बेहतरीन किस्म की भेड़ें उसके हाथों सस्ते दामों फरोख्त करना चाहता हूँ, तो मेरे साथ आने के लिए झट तैयार हो गया। नुमाना जल्दी से भेड़ें खोल लाई जो कि मकान की पुष्ट पर एक जंगले में बंधी हुई थीं। बादल उन्हें हाँकता हुआ एक तरफ को चल पड़ा। उसके पीछे नुमाना और रहीम भी आने लगे। वो कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने एक बूढ़े को देखा जो एक बड़ी सी गाड़ी में जुते अपने घोड़े की रस्सी पकड़े उन्हीं लोगों की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा काफी बड़ा था, लंबी सी नाक थी और छोटी छोटी आंखें थीं जो लालच से चमक रही थीं। उसकी शक्ल देखकर रहीम ने यह अंदाजा लगाया कि वो बहुत हरीस आदमी है। जब वो लोग उसके करीब पहुंचे तो बूढ़े ने मुंह बनाकर कहा, तुमने बहुत देर कर दी है। इंतजार करते करते मेरा बुरा हाल हो गया है। अब मैं हर भेड़ की कीमत में से एक अशरफी काट लूंगा। ये तो सरासर बेईमानी होगी। नुमाना ने मुंह बनाकर कहा। बूढ़ा चूक कर उसे देखने लगा और फिर अचानक ही ऐसा मालूम दिया कि जैसे नुमाना को देखकर उसे शदीद हैरत हुई है। वो फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था। चंद लम्हे गुजर गए, फिर वो बादल की तरफ रुख करके बोला, ये लड़की कौन है? तुम चुपचाप भेड़ों का सौदा करो। लड़की से तुम्हें क्या? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरी बेटी है। बादल ने नागवारी से कहा। इसे बूढ़े की बातें एक आंख नहीं भा रही थीं। बूढ़े ने जल्दी से सर हिला दिया और अशरफियों की एक थैली निकालकर बादल को देते हुए बोला, ये अशरफियाँ भेड़ों की कीमत से कहीं ज्यादा हैं। इन्हें रखो। तुम मुझे अपना बेहतरीन दोस्त पाओगे। अगर तुम्हें कभी मदद की ज़रूरत हो तो सीधे मेरे पास चले आना। मैं शाही महल का बागबान हूँ। मेरा नाम ज़हीर है। तुम किसी से भी मेरा पता पूछोगे वो बता देगा। मैं मोती नगर में बहुत मशहूर आदमी हूँ। ये कहकर ज़हीर ने तमाम भेड़ों को अपनी घोड़ा गाड़ी में भरा
और वहां से रुखसत हो गया। इसकी बेसरोपा बातों ने सबको हैरान कर दिया था। बादल ने सर को झटकते हुए कहा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आखिर इस बूढ़े ज़हीर का इन बातों से क्या मतलब था? फिर वो कंजूस आदमी मामूली भेड़ों की इतनी ज्यादा कीमत भी दे गया है। और नुमाना को देखकर वो चौंका भी था। आखिर वो चाहता क्या था? नुमाना और रहीम के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। ज़हीर की इन पुरस्रार बातों ने बादल को परेशानी में मुब्तला कर दिया था। जब वो तीनों वापस मकान में पहुंचे तो रहीम ने खनकार कर कहा, मेरा नाम रहीम है। मैं एक काम से मोतीनगर जा रहा था कि इस वीराने में ये मकान देखकर यहाँ चला आया। यहाँ मेरी मुलाकात नुमाना से हुई और इसकी ज़ुबानी मुझे आपके बारे में सारी बातों का इल्म हुआ। आपने कई साल पहले किसी को कत्ल कर दिया था, इसलिए डर के मारे इस वीराने में रहने लगे। मगर मुझे ये बताइए कि इस मासूम लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने इसको भी इस उजाड़ और सुनसान इलाके में रहने पर मजबूर कर दिया है? बादल के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। खला में घूरते हुए बोला, नौजवान, तुम सही कहते हो। मैं वाकई बेटी नुमाना के साथ ज्यादती कर रहा हूँ, मगर मेरी भी चंद मजबूरियाँ हैं। नुमाना मुझे आज से 14 साल पहले करीबी जंगल में मिली थी। इस वक्त वो सिर्फ साल भर की थी। मैं शाम को जंगल से लकड़ियाँ लेने के लिए गया था। इसी रोज़ दोपहर को ज़बरदस्त तूफान आया था और बारिश के भी आसार थे। ऐसे मौसम में घर से निकलना खतरनाक ही साबित होता है, मगर चूंकि सर्दियों के दिन थे और घर में लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी और मैं रात को देर तक जागने का आदी हूँ, इसलिए मेरे लिए आग बहुत ज़रूरी थी। खैर, जब मैं जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था तो ये लड़की मुझे एक झाड़ी में दुबकी हुई मिली। इसे मैं अपने घर ले आया और इसकी परवरिश करने लगा। मैंने इसका नाम नुमाना रखा था और अब मुझे इससे अपनी बेटियों की तरह ही मोहब्बत है। इस कदर मोहब्बत करने के बावजूद मैं इसे अपने से जुदा करने को तैयार हूँ, मगर मुझे अपने एक गहरे दोस्त की तलाश है। मेरा वो दोस्त बहुत अच्छा है। वो नुमाना की देखभाल बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है, मगर मैं इसे काफ़ी कोशिशों के बाद भी नहीं ढूंढ सका हूँ। न जाने वो कहाँ चला गया है। हो सकता है कि मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद कर सकूं। अपने दोस्त का हुलिया और नाम बताइए, मैं इसे ढूंढने की कोशिश तो बहरहाल करूंगा। रहीम ने कहा, उसका नाम फारूक है और वो रेशमी कपड़े का ताजिर है। बूढ़े बादल ने बताया। उसकी बात सुनकर रहीम हैरत से बोला, मैं भी उन्हीं की तलाश में घर से निकला हूँ। वो तो मेरे खालू हैं। बादल के चेहरे पर खुशी की एक चमक उभरी और वो जल्दी से बोला, तुम वही रहीम तो नहीं हो जिसका एक बड़ा भाई भी था और उसका नाम नसीम था? तुम दोनों के माँ बाप तुम्हें बचपन में छोड़कर खालिके हकीकी से जा मिले थे। मैं वही रहीम हूँ, रहीम ने जल्दी से कहा। नुमाना उनकी गुफ्तगू को बड़ी हैरत और दिलचस्पी से सुन रही थी। बादल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, मेरी दोस्ती तुम्हारे बाप कैसर और खालू फारूक से बहुत पहले से चली आ रही थी, मगर किस्मत को हमारा साथ मंजूर नहीं था। तुम्हारे बाप को मौत ने छीन लिया। मेरी दुश्मनी वहाँ के एक आदमी से बहुत पुरानी चली आ रही थी। एक रोज़ झगड़ा बढ़ गया और मेरा वो दुश्मन मेरे हाथों मारा गया। मैं खौफ की वजह से वो जगह ही छोड़कर भाग निकला। यूं हालात की तेज चक्की में पिस कर मैं और मेरे दोस्त ऐसे बिछड़े कि अब तक नहीं मिल सके हैं। तुम्हारे बाप से तो खैर मुलाकात नहीं हो सकती, मगर फारूक तो जिंदा है। मैं एक मर्तबा छुप कर उसके मकान पर गया था, मगर वहां जाकर पता चला कि वो ये घर छोड़कर कहीं और जा बसा है। बहरहाल अब खुदा का शुक्र है कि तुम मिल गए हो। पहले मुझे अपनी जिंदगी यूं अजीज थी कि मैं नुमाना को दुखों और गमों से बचाना चाहता था, मगर अब मैं इत्मीनान से मर सकूंगा। रहीम, तुम इसे अपने साथ ले जाना। फारूक को मेरी कहानी सुना देना। वो पुरानी दोस्ती के नाते नुमाना का अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखेगा। बादल की बातें सुनकर नुमाना उदास हो गई थी। वो बादल को अपना बाप ही समझती थी। वो बोली, बाबा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। अगर तुम ना गए तो मैं भी नहीं जाऊंगी। रहीम ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, नुमाना का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। आप इस कत्ल का कुफारा दे सकते हैं और फिर मेरा ख्याल है कि आपको अपने जुर्म की काफ़ी सज़ा मिल गई है। आपको हमारे साथ ही चलना चाहिए। इस मसले पर मैं बाद में गौर करूंगा। बादल ने टालते हुए कहा। थोड़ी देर वहां पर खामोशी छाई रही। फिर रहीम उठते हुए बोला, अच्छा, अब मैं चलूंगा। मुझे काफ़ी देर हो गई है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने खालू
और भाई को जल्द से जल्द ढूंढ निकालूं। इन्हें लेकर मैं सीधा यहीं आऊँगा और फिर हम सब वापस चलेंगे। नुमाना उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आई। रहीम अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां से रवाना हो गया। नुमाना देर तक उसे जाता देखती रही। ज़हीर नुमाना को देखकर यूं ही नहीं चौंका था। उसे शाही बाग में काम करते हुए 10 साल हो गए थे और वो महल में बिला रोक टोक आता जाता था। इसके अलावा वो बादशाह की बेटी शहजादी फरजाना के लिए फूलों का गुलदस्ता भी हर शाम को बनाकर उसके कमरे में रखकर आता था। शहजादी फरजाना सिर्फ फूलों की खुशबू से लुत्फानंदोज हो सकती थी। उनका रंग रूप अपनी नज़रों से नहीं देख सकती थी, क्योंकि बरसों पहले जब वो सिर्फ 1 साल की थी और बादशाह और मलका के साथ जंगल गई थी तो वहाँ एक ज़बरदस्त तूफ़ान आया था। इस तूफ़ान की वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। वो एक कनीज़ की गोद में थी। कनीज़ भागकर किसी महफूज जगह जाना चाहती थी कि इसी दौरान एक दरख्त की मोटी सी शाख तेज़ हवाओं की वजह से टूटकर उन पर आन पड़ी। शहजादी के सर पर चोट लगी थी। उसके सर के ज़ख्म का इलाज तो हो गया था, मगर जब वो कुछ बड़ी हुई तो बादशाह और मलका को पता चला कि वो देख नहीं सकती है। उसका बहुत इलाज करवाया गया, मगर उसकी आंखें ठीक ना हो सकी थीं। इस बात से बादशाह और मलका हर वक्त उदास रहते थे। ज़हीर यूं हैरान था कि शहजादी फरजाना और नुमाना की शक्लें हैरत अंगेज़ तरीके से एक दूसरे से मुशाबहत रखती थीं। जब उसने बादल के साथ पहली मर्तबा नुमाना को देखा था तो वो यही समझा था कि वो शहजादी फरजाना ही है, मगर ये ख्याल सिर्फ एक लम्हे के लिए ही था, क्योंकि दूसरे ही लम्हे वो ये समझ गया था कि वो शहजादी फरजाना की शक्ल की कोई और लड़की है। बूढ़ा ज़हीर एक अय्यार इंसान था। उसे दौलत से बहुत मोहब्बत थी। दौलत की खातिर वो कुछ भी कर सकता था। नुमाना को देखकर उसके जहन में एक मंसूबा तरतीब पाने लगा था और उसे तवक्को थी कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो उसके कदमों में अशरफियों के ढेर लग जाएंगे। इतनी बहुत सी दौलत का तसव्वुर करते ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसका घर आ गया था। उसने घोड़ा गाड़ी से भेड़ें उतार कर उन्हें घर में एक कमरे में बंद कर दिया। फिर घोड़े को अस्तबल में बांधकर वो महल की तरफ चल पड़ा। ये भेड़ें उसने इसलिए खरीदी थीं कि वो अपनी शादी कर रहा था। उसकी बीवी 4-5 साल हुए फौत हो चुकी थी। शायद वो इस उम्र में शादी ना करता, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि वो मजबूर हो गया। उसका एक दोस्त था। उसने ज़हीर से कुछ रकम उधार ली थी और मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बाद भी कर्ज की रकम लौटाने में नाकाम रहा था। ज़हीर के इस दोस्त की एक लड़की भी थी। ये लड़की बूढ़े ज़हीर को पसंद आ गई और उसने अपने दोस्त के सामने ये शर्त रख दी कि अगर वो अपनी लड़की की शादी उससे करने को तैयार हो जाए तो वो कर्ज की तमाम रकम मुआफ़ कर देगा। दूसरी सूरत में वो इस मामले को काजी तक ले जाएगा। उसका दोस्त एक शरीफ आदमी था और हर शरीफ आदमी अपनी इज्जत से डरता है, लिहाजा वो अपनी लड़की की शादी ज़हीर से करने पर तैयार हो गया। शादी चंद दिनों बाद हो रही थी और उसने ये भेड़ें शादी में आने वाले मेहमानों की ज़ियाफ़त देने की गर्ज से खरीदी थी। ज़हीर थोड़ी देर बाद महल पहुंच गया। उसे बादशाह से मुलाकात करनी थी और बादशाह के पास पहुंचने में उसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। बादशाह उसे देखकर बोला, क्या बात है ज़हीर? ज़हीर ने अदब से हाथ बांधे और सर झुका कर बोला, जहाँ पना आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? क्या तुमने बाग में कोई अनोखा पौधा लगाया है? जी नहीं। ज़हीर ने सर हिलाकर कहा, खुशखबरी ये है कि अब शहजादी फरजाना साहिबा देखने के काबिल हो जाएंगी। ज़हीर की बात सुनकर बादशाह के चेहरे पर हैरत के आसार पैदा हो गए थे। उसने कहा, ज़हीर क्या तुम सच कह रहे हो? ज़हीर मुस्कुरा कर बोला, जहाँ पना मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मगर ये बात कैसे मुमकिन है? हमने शहजादी की बहनाई के लिए हर जतन करके देख लिया है। दूर दूर से काबिल तबीब बुलाकर उसका इलाज करवाया है, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद वो देखने के काबिल ना हो सकी। तुम भला इसे कैसे ठीक कर सकते हो? ज़हीर ने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा और फिर संजीदगी से बोला, हजूर मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता। सिर्फ इतना सुन लीजिए कि मेरी दोस्ती एक परी से है। इस परी का नाम गुमसुम परी है। एक दफ़ा मैंने उसकी जान एक खूंखार द्यों से बचाई थी। इस वजह से वो मेरी एहसानमंद है। अभी गुज़श्ता हफ्ते वो मुझसे मिली थी। मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारे ज़ेरे एहसान हूँ। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो
तुम मुझे बताओ, मैं इसे पूरा करूँगी। मेरे जहन में फ़ौरन शहज़ादी साहिबा का ख्याल आया। मुझसे आपकी और मलका साहिबा की परेशानी नहीं देखी जाती। मैंने गुमसुम परी से कहा कि मेरी तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह हमारी शहज़ादी साहिबा देखने के काबिल हो जाएं। उसने जवाब दिया, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। वो सुलेमानी सुरमा लाकर शहज़ादी साहिबा की आंखों में लगा देगी और शहज़ादी साहिबा की आंखें ठीक हो जाएंगी। तो जहाँ पना आज रात वो परी मेरे घर आएगी। उसने मुझे मना कर रखा था कि मैं उसकी और अपनी दोस्ती का जिक्र किसी से ना करूं। वो किसी के सामने नहीं आना चाहती। आप भी इस बात को अपने तक ही महदूद रखिएगा। बादशाह, जो मक्कार ज़हीर की बातों पर यकीन कर चुका था, खुशी से लरजती हुई आवाज़ में बोला, ओह ज़हीर, हम नहीं जानते थे कि तुम हमारे इतने वफादार होगे कि हमारी परेशानी को अपनी परेशानी समझोगे। अगर हमारी बेटी की बिनाई वापस आ गई तो हम तुम्हें बहुत सारा इनाम कराम देंगे। ज़हीर ने अपनी खुशी को छुपाते हुए कहा, जहाँ पना मेरा यही सबसे बड़ा इनाम होगा कि शहज़ादी साहिबा की बिनाई वापस आ जाए। बादशाह उसके जवाब से बहुत खुश हुआ। गले से सुच्चे मोतियों का हार उतार कर उसे दिया और बोला, बस गुमसुम परी तुम्हें जैसे ही सुलेमानी सुरमा दे तो वैसे ही यहाँ चले आना। ज़हीर ने जल्दी से कहा, जहाँ पना मैं आपको यह बताना भूल गया था कि वो सुलेमानी सुरमा सिर्फ इसी सूरत में असर करेगा कि इसे गुमसुम परी खुद अपने हाथों से शहज़ादी साहिबा की आंखों में लगाए। मैं इसे महल में ला नहीं सकता क्योंकि वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी कि मैंने दूसरों को उसके मुताल्लिक क्यों बताया है। अब सिर्फ एक ही सूरत रह जाती है कि शहज़ादी साहिबा मेरे घर चलें। अगर इतनी बड़ी खुशी थोड़ी सी तकलीफ़ उठाने से मिल जाए तो बुरी नहीं। बादशाह कुछ सोचने लगा, फिर सर हिलाकर बोला, ठीक है, तुम शहज़ादी को अपने साथ ले जा सकते हो। शहज़ादी फरजाना ने भी जब ये बात सुनी तो वो भी बादशाह और मलका की तरह बहुत खुश हुई। उसने जल्दी जल्दी बेहतरीन कपड़े जेब तन किए और शाही बग्गी में बैठकर ज़हीर के साथ उसके घर की तरफ रवाना हो गई। ज़हीर का घर आ गया था। वो शहज़ादी को लेकर घर में दाखिल हुआ और फिर बजाय किसी कमरे का रुख करने के वो शहज़ादी फरजाना को तह खाने की तरफ लाया। तह खाने का दरवाज़ा खोलकर उसने शहज़ादी फरजाना को ज़ोर से धक्का दे दिया। वो बेचारी चीखती चिल्लाती हुई सीढ़ियों पर लड़कती तह खाने के फर्श पर जा गिरी। खौफ व दहशत से उसका बुरा हाल हो गया था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ज़हीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, तू अब इसी तह खाने में सुबह तक कैद रहेगी। मैं इस वक्त तो एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। वापस आते ही सबसे पहले तुझे कत्ल कर दूंगा ताकि मेरा राज हमेशा राज ही रहे। ये कहकर उसने तह खाने का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और वहाँ से चला आया। फिर वो अपने घोड़े पर सवार होकर अपने एक जादूगर दोस्त से मिलने के लिए चल दिया। वो आबादी से हटकर एक मैदान में रहता था। उसका नाम अंगारा जादूगर था। वो अपने घर में ही मिल गया। ज़हीर की तरह वो भी बहुत जालिम और मक्कार आदमी था। ज़हीर को देखकर वो खुश हो गया। मुस्कुराते हुए बोला, क्यों भाई ज़हीर, कैसे आना हुआ? ज़हीर ने जवाब दिया, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। मैंने एक बहुत बड़ा चक्कर चलाया है। अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम पूरा किस्सा सुनाओ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, अंगारा जादूगर ने कहा। ज़हीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे एक ऐसी लड़की मिली है जो बादशाह की बेटी की हमशक्ल है। तुम जानते हो कि हमारी शहज़ादी अंधी है, लिहाजा मैंने एक मंसूबे के तहत बादशाह को ये यकीन दिला दिया है कि मैं उसकी बेटी की बिनाई वापस ला सकता हूँ। शहज़ादी अब मेरे तह खाने में कैद है। मैं उसे सुबह कत्ल कर दूँगा। अब तुम मुझे पानी पर ऐसा जादू पढ़कर दे दो कि अगर वो पानी शहज़ादी फरजाना की हमशक्ल लड़की पर छिड़क दिया जाए तो अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी को फरामोश कर दे और ख़ुद को शहज़ादी फरजाना और बादशाह और मलका को अपना माँ बाप समझना शुरू कर दे। इस तरह बादशाह यही समझेगा कि मेरी वजह से उसकी बेटी की आंखें ठीक हो गई हैं और फिर वो इसके बदले इनाम में मुझे लाखों अशरफियाँ देगा। लाखों अशरफियों का सुनकर अंगारा जादूगर की आंखें खुशी से चमकने लगीं। वो लालच भरे लहजे में बोला, तुम इन लाखों अशरफियों में से मुझे कितनी अशरफियाँ दोगे? ज़हीर ने बड़े इत्मीनान से कहा, हम दोनों इन्हें आधी आधी बांट लेंगे। ज़हीर की ये बात सुनकर अंगारा जादूगर खुशी से खिल गया। उसने जल्दी से जादू का पानी एक बोतल में बंद करके उसे दे दिया और बोला, जब तुम ये पानी उस लड़की पर छिड़कोगे तो वो खुद को सचमुच शहज़ादी फरजाना समझने लगेगी, मगर ये देखना इनाम मिलने के बाद
मुझे मत भूल जाना, वरना मैं तमाम भांडा फोड़ दूंगा। ज़हीर ने बड़ी जोर से गर्दन हिलाई। तुम्हें तो भूलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर वो तो देखो, तुम्हारे घर की तरफ ये घुड़सवार कौन आ रहा है? उसने खिड़की की तरफ इशारा करके कहा। अंगारा जादूगर चौंक कर खिड़की से बाहर देखने लगा और ज़हीर ने उसी लम्हे का फ़ायदा उठाते हुए बड़ी तेज़ी से अपनी तलवार निकाली और फुर्ती से अंगारा जादूगर की गर्दन पर वार कर दिया। उसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरी और उसका जिस्म फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उसके मरते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। एक खौफनाक शोर कानों के पर्दे फाड़ने लगा। फिर यकायक बड़े जोर की आंधी चलने लगी और अंगारा जादूगर का मकान भग से उड़ गया। थोड़ी देर बाद ये शोर शराबा थम गया तो ज़हीर ने खुद को मैदान में खड़ा पाया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और वो बुड़बुड़ाया, ये लालची और धोखाबाज जादूगर मुझसे आधी अशरफियाँ ठगना चाहता था। उसने अपनी तलवार न्याम में रख ली और घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की तरफ चल दिया। रात हो गई थी। इसे ये भी फिक्र नहीं थी कि इसकी वापसी तक शहर का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के पहरेदार उसके दोस्त थे। उसका घोड़ा बड़ी तेज़ी से अपनी राह पर गामजन था। आज की रात इसे 2 कत्ल करना थे, एक शहजादी फरजाना का और दूसरा बूढ़े बादल का। वैसे वो इस बात से बेखबर था कि अंगारा जादूगर के मरते ही पानी पर किया हुआ जादू बेअसर हो गया था। रहीम शाम को ही शहर में पहुंच गया था। इसे किसी सराय की तलाश थी ताकि रात वहां बसर करे और सुबह होते ही अपने खालू और भाई की तलाश शुरू कर दे। उसे वहां घूमते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक वो ठिठक कर रुक गया। वो बड़ी हैरत से अपने खालू और भाई को देख रहा था, जो हैरान और परेशान नजर आ रहे थे। उनके जिस्मों पर कपड़े भी नहायत मामूली थे। रहीम तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा। उसे देखकर वो दोनों खिल उठे। खालू ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया और नसीम ने उसकी पुश्त थपथपाते हुए कहा, रहीम, तुम बड़े मौके से यहाँ पहुँचे हो। हमारी जेबें बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि हम खालू भांजे आज ही जेल से छूटे हैं। जेल से? रहीम ने बड़ी हैरत से कहा। नसीम ने सर हिला दिया और बोला, पहले किसी सराय में एक अच्छा सा कमरा लेते हैं, फिर तफसील से गुफ्तगू होगी। रहीम हैरान सा उनके साथ हो लिया। फिर वो लोग एक सराय में ठहर गए। खाने से फारिग होकर फारूक तो बिस्तर पर लेटकर सो गया और ये दोनों भाई एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ़ हो गए। नसीम उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, अपने साथ लाया हुआ कपड़ा हमने अच्छे दामों फ़रोख्त कर दिया था। तमाम रकम लेकर हम घर आने की तैयारी कर रहे थे। खालू जान को बागबानी का शौक़ है। उन्होंने किसी से सुन लिया था कि शाही महल के बागबान के घर में बड़े नायाब फूलों के पौधे हैं। खालू जान और मैं उसके घर गए ताकि उससे फूलों के पौधे खरीद सके। वो बहुत चालाक आदमी है। उसका नाम गालिबन ज़हीर है। उसने हमसे बड़ी चापलूसी से बातें की और ये भी कहा कि वो कल हमें शाही बाग से एक ऐसे गुलाब की शाख भी ला कर देगा जिसमें गेंदे के फूल भी उगते हैं। उसकी इस बात से खालू जान बहुत मुतासिर हुए। उस मक्कार और चालबाज शख्स ने हमें इस बात पर भी आमादा कर लिया कि हम वो रात उसके घर ही गुजारें। उसने रात के खाने का इंतज़ाम किया। खाने के फ़ौरन ही बाद हमें अचानक नींद ने आ लिया और हम दोनों सो गए। सुबह जब आँख खुली तो ये देखकर हम हैरत ज़दा रह गए कि हमारे जिस्मों पर नहायत मामूली कपड़े थे। हमारी तमाम रकम भी गायब थी, जो हमने पटकों में रखकर अपनी कमर से बांध रखी थी। हमारे पास 2 गठरियाँ रखी हुई थी और सबसे अजीब जो बात थी वो ये थी कि मैं और खालू जान एक चलती फिरती शाहराह पर पड़े हुए थे और हमारे इर्द गिर्द लोगों की भीड़ लगी हुई थी। भीड़ में मौजूद लोग हमें बड़ी अजीबोगरीब निगाहों से देख रहे थे। हम बौखलाकर उठ बैठे। थोड़ी देर बाद वो मक्कार ज़हीर चंद सिपाहियों को लेकर वहाँ आ गया और बोला, ये दोनों वही चोर हैं जिन्होंने मेरे घर में चोरी की थी। मैं इसकी तमाम मकारी समझ गया। उसने हमारी दौलत हथियाने के लिए ये सब कुछ किया था। सिपाहियों ने हमें गिरफ्तार कर लिया क्योंकि हमारे पास से चोरी का सामान भी बरामद हो गया था, जो हमारे पास रखी हुई गठरियों में इस अय्यार बागवान ने रखवा दिया था। हमने बहुत दुहाइयाँ दी कि हम बेकसूर हैं, मगर किसी ने हमारी एक नहीं सुनी और इस नाकर्दा जुर्म के सिले में हमें 4 माह के लिए जेल में बंद कर दिया गया। आज 4 माह पूरे हो गए थे, इसलिए हम अब आज़ाद हो गए हैं। खुदा का शुक्र कि हमें तुम मिल गए, वरना हम बड़ी दुश्वारियों में पड़ जाते। ये ज़हीर तो बहुत ही कमीना आदमी है। रहीम ने पूरी कहानी सुनकर बड़े गुस्से से कहा, मेरी इससे मुलाकात हो चुकी है। इसके इस फरेब का मैं इसे ज़रूर जवाब दूंगा। नहीं, उससे उलझना बेकार है। हो सकता है वो हमें किसी और मुसीबत में फंसा दे।
ये रात खैरियत से बसर हो जाए तो फिर कल हम अपने शहर रवाना हो जाएंगे। मुझे एहसास है कि खाला और सायरा हमारी गुमशुदगी से बहुत परेशान होंगी। हाँ, दोनों ही फिक्र और परेशानी करने में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश कर रही हैं। इस फिक्र और परेशानी का ये असर हुआ है कि पता ही नहीं चलता कि खाला कौन सी हैं और सायरा भाभी कौन सी हैं। रहीम ने बड़े मज़े से सर हिलाकर कहा। नसीम हंसने लगा और हंसते हुए बिस्तर पर दराज हो गया। आज एक अरसा बाद नर्म नर्म आरामदेह बिस्तर मुयस्सर हुआ था। यही वजह थी कि वो भी जल्द गहरी नींद सो गया। रहीम को इसी वक्त का इंतज़ार था। वो चुपके से उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उसको ज़हीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तमाम परेशानियाँ उसी की पैदा की हुई थी और रहीम इन तमाम तकलीफ़ों और ज़िल्लतों का बदला उससे लेना चाहता था जो इसकी वजह से उसके खालू और भाई को उठाना पड़ी थी। बूढ़े बागबान ज़हीर का घर ढूंढने में उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई क्योंकि उसने लोगों से उसके घर के मुतालिक दरियाफ्त कर लिया था। ज़हीर के घर में ताला पड़ा हुआ था। रहीम सोचने लगा कि आखिर वो इतनी रात को कहाँ जा सकता है। अचानक उसे अपने कानों में किसी की सिसकियों की आवाज़ें आईं। ये आवाज़ें मकान के अंदर से आ रही थीं। लिहाजा रहीम ने अंदर जाने का फ़ैसला कर लिया। वो दीवार फांद कर सेहन में पहुंचा और फिर सारे घर में घूमकर देखने लगा कि सिसकियों की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। जल्द ही वो तहखाने तक पहुंच गया। उसने जल्दी से तहखाने का दरवाज़ा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। रहीम जल्दी से एक लैंप रोशन करके लाया और फिर वो बड़ी हैरत से बोला, अरे नुमाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तहखाने में मौजूद लड़की बिल्कुल नुमाना की हमशक्ल थी और जाहिर है वो नुमाना नहीं, शहजादी फरजाना थी। शहजादी फरजाना पहले तो डरी कि रहीम भी इस बूढ़े बागबान का साथी है, मगर रहीम ने जल्द ही उसकी ये गलत फहमी दूर कर दी। शहजादी फरजाना ने उसे बड़ी तफसील से अपनी कहानी सुनाई। उसकी कहानी सुनकर रहीम ने कहा, तो क्या परी ने तुम्हारी आंखों में सुलेमानी सुरमा लगा दिया था? अब तो तुम देख सकती हो। नहीं, परी से तो मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। मुझे तहखाने में धक्का देकर वो बदबख्त तो चला गया था, मगर इसी दौरान एक हैरत अंगेज़ बात यह हुई कि जब ज़हीर ने मुझे सीढ़ियों पर से धक्का देकर तहखाने में गिराया था तो मेरा सर ज़मीन से टकराया था और मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। और शायद इस चोट और रोने का ही असर था कि मेरी दोनों आंखें ठीक हो गई हैं। अपनी आंखें ठीक हो जाने के सबब वो बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। रहीम शहजादी फरजाना की नुमाना से मिलती जुलती शक्ल पर गौर कर रहा था और फिर अचानक ही उसके जहन में ज़हीर का मंसूबा वाज़ेह हो गया। वो समझ गया था कि ज़हीर बादशाह को बेवकूफ़ बनाकर उससे इनाम की रकम हासिल करना चाहता है। उसने शहजादी फरजाना को उसकी चालाकी से आगाह किया तो बड़े जोश से बोली, नुमाना, अगर मेरी हमशक्ल है तो यकीनन मेरी बहन होगी। मेरी एक जुड़वा बहन आज से 14 साल पहले जंगल में खो गई थी। उस वक्त हम दोनों एक एक साल की थीं और अब्बा हजूर हमारी अम्मी के साथ सैर व तफरीह की गर्ज से जंगल आए थे। हम दोनों बहनें भी साथ थीं। वहाँ अचानक ज़बरदस्त आंधी आ गई और इस आंधी के नतीजे में ऐसी भगदड़ मची कि मेरी दूसरी बहन पालने से गिरकर कहीं खो गई और काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। सब ने ये फ़र्ज़ कर लिया था कि वो किसी जानवर का शिकार हो गई होगी। अभी शहजादी की बात ख़त्म हुई थी कि किसी ने बाहर से दरवाज़ा खोला। रहीम और शहजादी सेहन में थे और वहाँ पर लैंप चल रहा था। अंदर दाखिल होने वाला ज़हीर था। उसके कंधे पर बेहोश नुमाना थी। दरअसल जालिम ज़हीर ने बूढ़े बादल को नुमाना के सामने ही कत्ल कर दिया था और इस सदमे की वजह से वो बेहोश हो गई थी। ज़हीर इसे घोड़े पर डालकर घर ले आया, मगर अब जब उसने अपने घर में रहीम को देखा तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने नुमाना को ज़मीन पर लटाया और तलवार निकाल कर रहीम पर झपटा। रहीम ने भी अपनी तलवार निकाल ली और दोनों में शदीद लड़ाई होने लगी। शहजादी फरजाना इन्हें हैरत व खौफ से देख रही थी। रहीम एक माहिर शमशीर जन था। उसने पैंतरे बदल बदल कर हमले करने शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में बूढ़ा ज़हीर ज़्यादा देर तक उसका मुकाबला न कर सका। उसका जिस्म ज़ख्मों से चूर हो गया था। फिर वो ज़मीन पर गिर पड़ा और कुछ देर तक तड़पने के बाद ठंडा हो गया। इतनी देर में नुमाना को भी होश आ गया था। वो उठकर बैठ गई। उसकी नज़र शहजादी फरजाना पर पड़ी तो अपनी हमशक्ल लड़की को वो हैरत से देखने लगी। शहजादी फरजाना ने उसे होश में आता देखकर जल्दी से आगे बढ़कर उसकी कलाई देखी और फिर खुशी से चीख मार कर
उससे लिपट गई। नुमाना की कलाई पर शाही मोहर सब थी, जिससे साबित हो गया था कि वही उसकी गुमशुदा बहन है। फिर वो तीनों महल आए। बादशाह और मलिका को जब ये पता चला कि उनकी खोई हुई बेटी भी मिल गई है और शहजादी फरजाना की आंखें भी ठीक हो गई हैं, तो वो दोनों खुशी से बेहाल हो गए। अपने माँ बाप को पाकर नुमाना भी बहुत खुश थी। बादशाह और मलिका रहीम के बहुत शुक्रगुजार थे, जिसकी बदौलत अय्यार ज़हीर अपने अंजाम को पहुंच गया। अगले दिन रहीम के इस कारनामे की खबर फारूक और नसीम को भी हो गई। बादशाह ने इन्हें भी महल में ही बुला लिया था। उसने दोनों के सामने रहीम की जहानत और बहादुरी की बेहद तारीफ की। बादशाह के मुंह से रहीम की तारीफ सुनकर फारूक और नसीम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। नुमाना जब शहजादी नुमाना बन गई थी, इसे भी रहीम की तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। बादशाह को इस बात का भी इल्म हो गया था कि ज़हीर की मक्कारी की वजह से फारूक और नसीम को जेल की हवा खाना पड़ी थी, जिसकी वजह से उन्होंने महीनों अपने घर का मुंह नहीं देखा है। इस बात पर उसने अफसोस का इजहार किया। अगले रोज़ रहीम ने बादशाह से रुखसत होने की इजाज़त तलब की। बादशाह उन्हें कुछ और दिन अपना मेहमान बनाकर रखना चाह रहा था, मगर उसे एहसास था कि उनके घर वाले फारूक और नसीम की गुमशुदगी से बहुत परेशान होंगे, इसलिए उसने बाद लेना ख्वास्ता उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। उसने इन्हें बहुत कीमती इनामात से नवाजा और रहीम को हिदायत की कि वो इसके बाद महल आता जाता रहे। इसके जाने का सुनकर शहजादी नुमाना उदास नजर आने लगी थी। मलिका उसकी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। वो समझ गई थी शहजादी नुमाना इसे पसंद करने लगी है। वो लोग जब अपने घर पहुंचे तो इन्हें देखकर रहीम की खाला और सायरा भाभी खुशी से खिल उठी। उन्होंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि फारूक और नसीम साथ खैरियत के घर लौट आए थे। उनकी कहानी सुनकर रहीम की खाला और भाभी ने हैरत के मारे मुंह में उंगलियां दबा ली थीं। सायरा ने रहीम के सर पर हल्के से चपत मारकर कहा, तुम तो बहुत तेज निकले। हम तो समझते थे कि तुम घूमने फिरने वाले एक खलंडरे लड़के हो। तुमने तो कमाल कर दिखाया है। इसकी बात सुनकर रहीम मुस्कुराने लगा। उन्हें इस बात की भी बहुत खुशी हुई थी कि रहीम की जहानत और बहादुरी की बदौलत बादशाह और मलिका को उनकी खोई हुई बेटी भी मिल गई थी। रहीम थोड़े थोड़े दिनों बाद महल का चक्कर ज़रूर लगा लेता था। बादशाह और मलिका इसे अपने बेटों की तरह ही चाहने लगे थे। वो महल में आता तो सब खुश हो जाते थे। नुमाना तो बहुत ही खुश होती थी और हर दम उसके साथ साथ रहती थी। दोनों शहजादियाँ चूँकि जवान हो गई थी, इसलिए एक रोज़ बादशाह ने उन दोनों की शादी करने का फ़ैसला कर लिया। इस सिलसिले में उसने मलिका से मशवरा किया। मलिका को शहजादी नुमाना की पसंद का इल्म था। इस बात का इजहार उसने बादशाह से भी कर दिया। फरजाना का रिश्ता पड़ोसी मुल्क के एक खूबसूरत शहजादे की तरफ से आया हुआ था। यूँ शहजादी फरजाना इस शहजादे से ब्याह दी गई और शहजादी नुमाना की शादी रहीम से हो गई और फिर सब बड़े चैन और सुकून से ज़िंदगी गुजारने लगे।